हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 का शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम प्रश्न के साथ आज के इस वीडियो में हम उसका उत्तर भी देने वाले हैं। 4 मार्च को शिक्षा शास्त्र के पेपर में यही सारे प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 36 नंबर आज ही पक्का कर लो, क्योंकि 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। 6 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 36 के 36 नंबर आज की इस वीडियो में बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे। ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे, जो प्रणाली है इसके उद्देश्य क्या थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए कितने शब्दों में दे रहा है आप लोगों को और किस तरह से लिखना है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है ये इस प्रकार से थे, जो इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना है सबसे पहले ब्लैक पेन से। सबसे पहला है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, यानी जो बौद्ध शिक्षा में होता था ये संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता था। इसमें है कि बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों को विकास करना था, जो कि क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का ही विकास था। दूसरा है आपका बौद्ध धर्म का प्रचार, यानी जो बौद्ध शिक्षा में प्रणाली थी इसकी ये बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रसार एवं ग्रहण करना था, जिससे कि लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था बढ़े। तीसरा है चरित्र निर्माण, सादगीपूर्ण, क्या है, सादगीपूर्ण और पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य, संयम तथा सदाचार द्वारा विद्यार्थियों के चरित्र का क्या है, निर्माण कराना। और लास्ट में हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का क्या है, विकास भी था। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है कि बौद्ध जो शिक्षा प्रणाली है इसके जो उद्देश्य है कुछ इस प्रकार से है। मैं बता दूं स्टूडेंट, इतने शब्दों में आपको लिखना है। 4 नंबर आपका जो है अति लघु उत्तरीय में होता है, 6 नंबर आपको इसमें दे दिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये आपका 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो आपका बौद्ध शिक्षा प्रणाली है ये इसी इतने ही शब्दों में आपको लिखना है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। इतने ही शब्दों में आपको लिखना है। 50 वर्ड इसका क्या है, एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम के द्वारा एक निर्धारित इसका है कि आपको 50 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जो था हमने बता दिया है कि किस प्रकार से लिखना है। देखिए, यदि आपने पढ़ा है चैप्टर 2 बौद्धकालीन शिक्षा को, तो आपको इस शिक्षा शास्त्र में इसके बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न हो गया स्टूडेंट। और इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया था प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे चैनल पर ही शिक्षा शास्त्र की तैयारी कराई जाती है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कराते रहेंगे। और जो आपका 4 मार्च को पेपर होने वाला है, पूर्ण रूप से सारी जो तैयारी है वो आप लोगों की चलती रहेगी। दूसरा प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य क्या है, पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था। यानी ये विवाद है शिक्षा का, तो ये क्या था, इसका आंसर देखिए। ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध, जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा के व्यवस्था के संबंध में सर्वाधिक प्रबल विवाद पाश्चात्य शिक्षा विवाद था। इस विवाद का विषय ये था कि, ये देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा, ये जो शिक्षा का विवाद था, ये देखिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था पर किया जाने वाला क्या है, किया जाने वाला खर्च किस प्रकार की क्या है, शिक्षा के प्रसार, क्या शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार के लिए खर्च किया जाए। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वस्थ स्वरूप स्वस्थ है। देखिए, जाए शिक्षा का स्वस्थ पाश्चात्य हो या पाश्चात्य, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मान लिया है। इस वर्ग को पाश्चात्य समर्थक वर्ग माना गया है। इन वर्गों का विवाद ही पाश्चात्य शिक्षा विवाद माना गया है। यानी कहा क्या गया है इसमें कि जो पाश्चात्य शिक्षा विवाद है, स्टूडेंट जो लघु उत्तरीय प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है और पूरा आपकी बुक से लिया गया। शायद ये पार्ट 1 का वीडियो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि पूरे बुक के इसमें से 13 चैप्टर ऐड है। 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किए हैं।
तो इसको तैयार करना चाहे तो तैयार कर लीजिए। इसका टिक आप लगाना चाहे तो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, जाकर आप टिक लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और इस बार जो हमारा टारगेट है आप लोगों को पता ही होगा, हर एक बच्चे को 95% दिलाना, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो यहाँ पर जो आपका पाश्चात्य शिक्षा विवाद था, ये क्या था, इसी के बारे में हमें आंसर देना था। 50 शब्दों में इसका शब्द सीमा है, इतने ही शब्दों में आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक जो योगदान है इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो इनका आंसर देखिए क्या है। इनका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में जाकर देखेंगे तो ये आपके 2023 का जो पेपर हुआ था शिक्षा शास्त्र के, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिए। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय जी का योगदान इस प्रकार से है, यानी जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका स्थान है वो कुछ निम्न तथ्यों के दायरे में हमने इस वीडियो में बताया है। जैसा कि देखिए आपको ऐसे ही हेडिंग के साथ में बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है स्टूडेंट, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र के कि किस तरह से शिक्षा शास्त्र की कॉपी लिखें, हर एक सब्जेक्ट का हम कॉपी लिखना आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है आपका पॉइंट, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक योगदान पर है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक पहली हेडिंग है, जैसे कि मालवीय जी ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करके भारतीय समाज में, क्या है, पुनरुत्थान करके जो भारतीय समाज है इसमें अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन भारत में शिक्षा पूर्ण रूप से क्या है, धर्म पर आधारित थी। पहले की शिक्षा आप लोगों को पता होगा, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग और उसके बाद में बौद्धकालीन, मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो ये सारी जो शिक्षा है वो पहले वैदिक और धर्म के ऊपर ही शिक्षाएं आधारित थी। दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके शैक्षिक योगदान में आप जोड़ दीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए स्थापना, मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपने आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों का क्या है, साकार रूप से प्रदान किया। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट मैं बता दूं, बहुविकल्पीय में भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी, तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा जो हेडिंग है हमारा, प्राचीनता तथा नवीनता में समन्वय। प्राचीनता तथा नवीनता में समन्वय, ये भी इनका एक प्रकार से शैक्षिक योगदान है। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का समाधान। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी है कि इनका समस्या क्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा, जैसे कि हमारे भारत देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा है, इसकी कौन कौन सी समस्या है और इसकी समाधान कैसे हो सकते हैं, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बताया है। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल आप इतना जब लिख देंगे। पांचवा है भाषाओं के समन्वय का प्रयास। तो जब आप इतना स्टूडेंट लिख देंगे, ये देखिए ज़्यादा नहीं पूछा गया, 6 नंबर का प्रश्न है, 50 शब्द इसका आपको देना होता है, 50 शब्दों में इसका आंसर। आप इतना ही लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 6 नंबर दे देगा। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है। तो स्टूडेंट उसी तरीके से लिखिए कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और फुल मार्क्स हमें मिले। जितना पूछा गया है उतने ही शब्दों में इसका आंसर आप दीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके बारे में आगे लिखना चाहे तो जैसा कि हमने बताया कि प्राचीनता और नवीनता के ऊपर समन्वय कि किस तरह से है, राष्ट्रीय शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए और भाषाओं के समन्वय का प्रयास किस तरह से। जैसे इनका जो भाषाएं का एक प्रकार से इनका एक नारा भी था, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी। ये इनका पंडित मोहन मालवीय जी का क्या एक प्रकार से नारा भी था। तो आप लोगों को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया है शिक्षा शास्त्र की वीडियोज में स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 12 जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट में बताइए, नहीं तो आप लोग हमें क्या इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आप लोग शेयर कर दीजिए और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वहाँ पर हमें आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा जो क्वेश्चन है क्या है, लघु उत्तरीय का, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य है। जो आपका पर्यावरण शिक्षा है इसके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में क्या है, विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित 3 क्षेत्र है। सबसे पहला है क्या है, संज्ञानात्मक उद्देश्य। जो पर्यावरण शिक्षा है इनका एक प्रकार से संज्ञानात्मक उद्देश्य भी है कि किस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ निम्नलिखित 3 प्रकार से हैं। जैसा कि सबसे पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए क्या है, अपने क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने, जो अपना क्षेत्र का जो पर्यावरण है इसका ज्ञान प्राप्त करने। उसके बाद में देखिए क्या है,
हाँ देखिए स्टूडेंट, अपने क्षेत्र का क्या है, अपने क्षेत्र के पर्यावरण का क्या है, ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। उसके बाद में क्या है, दूरस्थ क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। यानी ये जो आपका पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि हमने चौथे में बता दिया कि इसमें सबसे पहला है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट्स हैं कि अपने क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, ये हो गया। दूसरा है दूरस्थ क्षेत्र के पर्यावरण का क्या है, जो दूरस्थ क्षेत्र है इसके पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना। दूसरा आपका उद्देश्य है पर्यावरण का भावनात्मक उद्देश्य, जो कि शिक्षा शास्त्र के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर। उसके बाद में क्या है, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, जो क्रियात्मक उद्देश्य इसके बारे में। तो इस इतना स्टूडेंट आपको लिखना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इतने में ही आपको इसके बारे में लिखना है। इतना आप लिख देंगे पर्यावरण शिक्षा के बारे में, तो आपको जो एग्जामिनर है 6 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ज़्यादा बड़े में नहीं, 50 शब्द पूछा गया तो 50 शब्दों में ही इसका आंसर लिखिए। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी आप भावनात्मक उद्देश्य आप लोगों के बारे में हम इसका जो है आपका पर्यावरण शिक्षा, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि भावनात्मक उद्देश्य क्या होता है और क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाए, सॉरी इसका जो आंसर है आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन जो बैंक है आपका, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप तो समझदार हैं, इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। भावनात्मक और क्रियात्मक जैसे भाव से ही उत्पन्न होते हैं, कि भाव के कारण ही इसकी सारी चीज़ें जो पर्यावरण की शिक्षा में आते हैं। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं को वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। जो प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कुछ हेडिंग है, हेडिंग के थ्रू हम आपको बताएंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग होता है, और जब स्टूडेंट आप लोग हेडिंग से लिखते हैं तो ज़्यादा क्या है, अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए पहला है कि आज के भौतिकवादी युग में, जो आज का भौतिकवादी युग है, इसमें प्राचीन शिक्षा के धर्म और आध्यात्म के शैक्षिक उद्देश्य को वर्तमान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बनाना चाहिए। क्या है, जो आज का भौतिकवादी युग है इसमें जो प्राचीन शिक्षा का धर्म और आध्यात्म के शैक्षिक उद्देश्य का वर्तमान में ये बनाना चाहिए। दूसरा है इसमें जीवन, देखिए जीवन की संपूर्णता के लिए शिक्षा का माध्यम जो बनाना चाहिए, यही प्राचीन शिक्षा का प्रमुख आदर्श था। यानी जीवन का जो संपूर्णता के शिक्षा का माध्यम है, ये यही बनाना चाहिए प्राचीन काल का। उसके बाद में क्या है, यही प्राचीन शिक्षा का प्रमुख आदर्श था, जो कि शैक्षिक विशेषताओं और वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट तीसरा है, प्राचीन भारतीय शिक्षा से प्रेरणा लेकर वर्तमान पाठ्यक्रम को बहुमुखी और व्यापक बनाया जाना चाहिए। ये इस प्रकार से है। चौथा है हमारा, ये देखिए स्त्री शिक्षिकाओं, जो आपका स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्तियां आदि कुछ विशिष्ट पहलू है जिनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कितने शब्दों में लिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए कितने शब्दों में लिखना है आपको, इतने ही शब्दों में आप लोगों को इसका आंसर देना है, जो कि क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब जब आपका आ जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि शिक्षा शास्त्र में 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, तब आपको वहाँ पर आपको 250 शब्दों में क्या है, 250 से लेकर 300 शब्दों में इसका आंसर देना है। इसका आंसर किस तरह से देना है, इसका भी वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है कि शिक्षा शास्त्र की तैयारी कैसे करें। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है, इसका आंसर दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 6 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, ये देखिए बौद्धकालीन शिक्षा, जिसको हम क्या है, बौद्ध शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, तथा मुस्लिम शिक्षा, जिसको मध्यकालीन शिक्षा में इसका अंतर बताना है। यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा है और मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसके दोनों में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो भैया दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये मुस्लिम कालीन है और ये बौद्ध काल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध शिक्षा तथा मुस्लिम अर्थात मध्यकालीन भारतीय शिक्षा में मुख्य अंतर जो है इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से हेडिंग के थ्रू बताया गया है। हेडिंग के थ्रू बताने का फायदा एक प्रकार से ये होता है स्टूडेंट, कि जो एग्जामिनर है वो भटकता नहीं है, आपका हेडिंग के थ्रू देखेगा, हेडिंग अच्छी है, उसके बाद में वो थोड़ा
थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ेगा और उसके बाद में आगे क्या है क्वेश्चंस का आंसर देकर वो बढ़ जाएगा। क्योंकि भैया आपकी कॉपी तो चेक कर दी रही है, सिर्फ उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करती है। पर डे उसे 40 से 50 कॉपियाँ उन्हें चेक करनी होती है, जिससे उन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो आप इस तरह से लिखिए स्टूडेंट, सरल लिखिए, हेडिंग में लिखिए और वो क्या है पॉइंट से लिखिए, साफ तथा सुंदर लिखिए, यही एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी में देखता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, बौद्ध शिक्षा का परम उद्देश्य। जो आपका बौद्ध शिक्षा, इसका परम उद्देश्य निर्माण प्राप्तियाँ तथा जबकि मध्यकालीन क्या निर्माण प्राप्तियाँ तथा जबकि मध्यकालीन, यहाँ पर देखिए मध्यकालीन शिक्षा में लौकिक उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता था। जो लौकिक शिक्षा है इसका अधिक महत्व दिया जाता था। दूसरा है इसमें क्या है, दूसरा है बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, वहीं मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम जो है अरबी भाषा क्या है, अरबी फारसी भाषा थी। यानी यहाँ पर जैसा बताया गया कि बौद्ध शिक्षा का जो माध्यम है पाली है, मुस्लिम काल की शिक्षा में जो अरबी फारसी पढ़ाया जाता है, यानी उर्दू वाला सारा सीन यहाँ पर रहता है। तो आप लोगों को पता ही होगा किस प्रकार से होता है। तीसरा है बौद्ध शिक्षा में अनुशासन की कठोर व्यवस्था नहीं थी, जो बौद्ध शिक्षा है, लेकिन वही जो मध्यकालीन शिक्षा इसमें कठोर जो है अनुशासन व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया था। यानी बात हो रही है कि जो बौद्ध शिक्षा था वहाँ पर कोई भी क्या है अनुशासन यानी कोई भी नियम लागू नहीं हुआ था कि विद्यार्थी कोई भी गलती करता है तो उसके लिए क्या है ये दंड दिया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है इसमें जो है एक प्रकार से व्यवस्था लागू हुई थी अनुशासन की, कि कोई भी विद्यार्थी गलती करता है या कोई भी कार्य करता है जिसके क्या है उस विद्यालय के क्षति पहुंचती है, विद्यालय को क्या है ठेस पहुंचता है, तो वहाँ पर उस विद्यार्थी को दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर दंड का प्रावधान था स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में देखिए चौथा बौद्धकालीन क्या है, बौद्ध काल में प्रारंभ करते, जो बौद्ध कालीन में प्रारंभ करते शिक्षा प्रवज्जा संस्कार संपन्न किया जाता था। यानी जो बालक था बौद्ध काल में जो है ग्रहण कर बौद्ध काल में क्या है जब वो अपना क्या प्रवेश लेता था, यानी बौद्ध काल में पढ़ने के लिए प्रवेश लेता था जब बालक, तो उसे क्या है प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था, संपन्न किया जाता था। जबकि जो मध्यकालीन शिक्षा इसमें बिस्मिल्लाह खानी रस्म की क्या है प्रारंभ होती थी। यानी दोनों में संस्कार होते थे, एक होता था प्रवज्जा संस्कार जो कि बौद्ध से संबंधित था, और एक होता था बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म जो कि मध्यकालीन में होता है। तो यहाँ पर जो बौद्ध शिक्षा से संबंधित जो आपके सारे डाउट्स हैं ये 6 नंबर क्वेश्चंस पे हमने बता दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कितने 4 या 5 चार पॉइंट्स को हमने लिखा है, इतने के ही आपको 4 पॉइंट्स लिख देना है और आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। जैसा कि हमने देख लिया है आप लोगों ने कि डिफरेंस किस तरह से हमने बताया है दोनों को, बौद्ध का और मध्यकालीन और बौद्ध शिक्षा का। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के वैश्विक शिक्षा के बारे में विचारों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो महात्मा गांधी जी हमारे, इनके जो वैश्विक शिक्षा है इसके बारे में उनके विचारों को क्या है स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए, वैश्विक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली है। यानी जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली है ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली है। इसमें देखिए वैश्विक शिक्षा का वह क्या है, वैश्विक शिक्षा वो शिक्षा जो बालकों को विभिन्न प्रकार से उन्नत करा सके। जैसा कि सबसे पहला है आपका कुछ हेडिंग के थ्रू है स्टूडेंट, और जब मैं कॉपी वाला वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर हम आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दिखाएंगे कि किस तरह से इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये सारे जो तरीका, ये जो आपको क्या है गोली प्रकार से जो आपको ये हेडिंग दिख रही है 1 नंबर 2 नंबर, इसका भी मैं आपको एक सेपरेट क्या है कॉपी में लिखने का तरीका बताऊंगा, जिससे जो एग्जामिनर है वो आपकी शिक्षा शास्त्र की कॉपी को देखकर वो 100 में से 95% तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा देगा आपके उस सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा जो कि बालकों को विभिन्न प्रकार है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है अहिंसा पर आधारित शिक्षा, तीसरा है जीवन उपयोगी शिक्षा, और जो है तीसरा है ये, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है जीवन उपयोगी शिक्षा, चौथा है समन्वय पर बल तथा पांचवा है नागरिकता का आदर्श, 6 आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, उसके बाद में देखिए 7वां है शिक्षा का आधार हस्तकला, 8वां है क्या है स्वभाव लंबन क्या है
स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता। और 9 है हमारा बालक का स्वतंत्र विकास। यानी जो 9 पॉइंट है महात्मा गांधी जी के वैश्विक शिक्षा के बारे में, जैसा कि मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो रही स्टूडेंट, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड पर आप लोगों के बारे में वीडियो बनाया गया है। शिक्षा शास्त्र के हमारे इस चैनल पर कुछ ही स्टूडेंट हैं, लेकिन हम आप लोगों की पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे शिक्षा शास्त्र की। तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा यानी गांधी जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो विद्यालय में जो शिक्षा लिया जाता, जो शिक्षा ग्रहण करने बालक जाते हैं, तो वहाँ पर गरीब बच्चे भी जाते हैं, तो वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा कराया जाए। जैसे कि गांव में, ग्रामीण इलाके में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें ये होता है अनिवार्य शिक्षा। और उसके बाद में अहिंसा पर आधारित शिक्षा, जो अहिंसा यानी अहिंसा ना हो, वहाँ पर क्या है, सत्य पर आधारित वो शिक्षा हो। जीवन उपयोगी शिक्षा हो, यानी जीवन के लिए कुछ कर सके, आगे कुछ कर सके। उसके बाद में बालक का स्वतंत्र विकास, यानी उस शिक्षा से जो बालक है उसका स्वतंत्र विकास हो सके, ये इस पर है। चौथा है समन्वय पर बल तथा पांचवा है आपका नागरिकता का आदर्श। 6 शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए, जो भी भाषा, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। शिक्षा का आधार हस्तकला होना चाहिए। उसके बाद में क्या, आत्मनिर्भर शिक्षा होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी का जो है वैश्विक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है। इतने में ही आपको लिखना है, 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 8वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मैं दिखा दूँ आपको, शिक्षा शास्त्र का। ये देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो आज का ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा वीडियो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे ही चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज़ आप 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए आज का ये वीडियो, जो आपके स्टूडेंट हो, जो आपके दोस्त हों, जो हमारे प्यारे विद्यार्थी होने वाले। तो जो भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, जो भी आपके रिलेटिव हो, उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आपके साथ में, आपके बहर में कहीं पर भी पढ़ते हो, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नाम मात्रा में पढ़ाया जाता है, और हमारे चैनल पर इसकी पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, इसका नोट्स भी हम आप लोगों को दे देंगे। 8वां देखिए क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर तथा व्यापक समस्या है। इससे मानव जीवन, साथ ही साथ संपूर्ण प्रणाली क्या है, इससे जो मानव जीवन है, साथ साथ जो संपूर्ण प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनेक प्रदूषण जनित रोग बढ़ रहे हैं तथा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। इसके साथ जो लोगों का जो देखिए, इसके साथ ही जो व्यक्ति का कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कारकों के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। इन समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि ये पर्यावरण प्रदूषण जो है मानव जीवन को खतरा हो गया है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने में है स्टूडेंट, जो एक ऐसा आंसर है, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा आंसर है जिस पर आप क्या है अपने हिसाब से भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी उसी के हिसाब से कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से है। पर्यावरण जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण इस समय किस तरह से, जैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसके बाद में क्या प्रदूषण हो रही है, क्या कचरा हो रहा है, धुआं उठ रहा है। तो जो हमारी वायुमंडल में जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है, इसके बारे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी 8वां नंबर जो आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बड़े ही प्यार से और आराम से दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में अवरोधन की क्या आशय है। जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में जो अवरोधन है, इसका जो आशय क्या है, इसके बारे में इसका आंसर बताना है कि इसका आशय ये है, इसका मुख्य कारण भी बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर, शिक्षा में इसका पहले हम आशय देखेंगे, फिर इसके जो मुख्य कारण है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के प्रसार में बाधक एक कारक को, शिक्षा के जो प्रसार में बाधक एक कारक को शिक्षा में अवरोधन के रूप में जाना जाता है। शिक्षा में अवरोधक का अर्थ है छात्र। देखिए, छात्र का शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से प्रगति
नियमित रूप से क्या है, प्रगति न करना अर्थात निर्धारित अवधि में किसी कक्षा में परीक्षा पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले आप समझिएगा स्टूडेंट कि शिक्षा में जो अवरोधन का समस्या है, ये समस्या है कि जो छात्र का शिक्षा क्षेत्र है, इसमें क्या है, रूप से प्रगति ना करना और निर्धारित अवधि में किसी भी कक्षा की में जो परीक्षा है वो पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। उसके बाद देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधक की समस्या के प्रबल होने का मुख्य कारण है, सबसे पहले देखिए क्या कारण है। एक है शिक्षा के पाठ्यक्रम का क्या है, अनुपयुक्त। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसका अनुपयुक्त होना। आगे देखिए क्या है, देखिए दूसरा क्या है आपका, छात्रों को नियमित रूप से उपस्थित ना होना, यानी छात्रों को जो है विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित ना होना, ये भी एक कारण है। तीसरा है कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होना, ये भी एक क्या है, इसका कारण है अवरोधन का। उसके बाद में चौथा है छात्रों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल विषयों का अध्ययन के अवसर उपलब्ध ना होना। यानी कहा क्या है, शिक्षा से जो है विद्यालय में जो बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करते हैं, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर क्या है, उनका अध्ययन ना होना और उसका अवसर उपलब्ध ना होना उन छात्रों का, ये शिक्षा के अवरोधन में इसका मुख्य कारण है। देख सकते हैं, इतना ही शब्दों में आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा भी हो जाए, क्या है 50 शब्दों से 60 शब्द और 65 शब्दों में लिख दीजिए, लेकिन इससे ऊपर मत लेकर जाइए, क्योंकि स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट को और हर एक सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके से करना है। क्या करना है, आपको जितना पूछा गया उतना में ही आंसर दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। आपके पास 3 ही घंटे हैं। अब आपको इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो 3 प्रश्न से पूछे जाएंगे अथवा लगकर पूछा जाएगा और वो भी 30 नंबर दिलाकर जाएगा, यानी तुरंत ही आपका 30 नंबर उसमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। ये एक ऐसी क्या है, एक प्रकार से आपदा कह सकते हैं, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन, उसके बाद में क्या है धरती फट जाना, तो एक प्रकार से एक ऐसी ये क्या है प्राकृतिक आपदा भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामान्य समुद्री लहरें, जिसको हम सी वेव क्या है, सी वेव्स भी कहते हैं, कभी कभी विनाशकारी रूप भी धारण कर लेती है। उनकी क्या है धारण कर लेती है, इनकी ऊंचाई 15 मीटर और कभी कभी इससे भी अधिक तक क्या है पहुँच क्या है तक अधिक तक होती है। ये तट के आसपास की बस्तियों को तबाह कर देती है, आपको पता ही होगा, तबाह कर देती है। ये लहरें मिनटों में ही तट पर पहुंच जाती हैं, जबकि ये लहरें उथले पानी में प्रवेश करती है तो भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर कई मीटर ऊपर तक उठती हैं। तटवर्ती, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तटवर्ती मैदानी इलाकों में इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो जो सुनामी हिस्से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे शिक्षा शास्त्र में, ये आपके कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये 10 प्रश्न इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए लेकर आया था, शिक्षा शास्त्र के लिए लेकर आया था। जितने भी स्टूडेंट हैं और भी हमने क्वेश्चन बना रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आप लोगों की जो शिक्षा शास्त्र की तैयारी वो अच्छे से हो पाएगी। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।